मैं दर्द हूँ इसलिए बार बार उठता हूँ, गर होता जख्म तो भर गया होता कभी का। कि कमल दत्त को कि मुसलमानों से दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग आते हैं मुस्लिम काम के लिए। कितने ऐसे मामले थे जिसमें मुसलमानों का आपने साथ दिया और थाने में मुसलमानों के लिए आप खड़े हुए? मामले की बात नहीं है, बात तो ये है कि सही और गलत का आकलन, इस पर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम खत्म नहीं करा जा सकता। कि अगर कोई आदमी मजदूरी करता है तो उसे क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मुसलमानों को कब गले लगाएंगे? मुसलमानों को गले लगाने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भीम टीवी। देवभूमि उत्तराखंड के बाद हम मेरठ की क्रांतिकारी धरती पे पहुंचे और क्रांतिकारी धरती पे हमारे साथ है मेरठ के कमल। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मेरठ के कमल। आइए कमल जी से हम बात करते हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भीम टीवी पर। धन्यवाद भाई साहब। कमल जी, कितने साल हो गए लगभग आपको भाजपा में, और कितने साल की मेहनत है जो अब रंग लाती दिखाई दे रही है? मुझे भाई साहब 18 साल हो गए, 2002 से 2020 आ गया। तो साल 2002 में आपने भाजपा ज्वाइन की थी, तो पहले संघ में थे आप या शुरू से ही भाजपा में रहे? मैं 2002 से भाजपा में ही आया हूँ और 2002 के बाद ही फिर स्वयंसेवक हूँ। अच्छा, राजनीति में कहते हैं सबका एक गॉडफादर होता है, शायद आपको भी कोई उंगली पकड़ के भाजपा में लाया होगा, आपका कोई ना कोई गॉडफादर हुआ होगा। कौन था आपका गॉडफादर? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। और कमल जी, अक्सर ये लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वाजपेयी जी तो आपके विरोधी खेमे के माने जाते हैं, या उनका एक अलग गुटबाजी का खेमा और आपका एक अलग खेमा है? देखिए, वाजपेयी जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं और वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मेरी स्थिति, मैं उनसे काफ़ी नीचे दर्जे का कार्य करता हूँ, इसलिए वो मेरा विरोध क्या करेंगे। मैं तो उनसे बहुत छोटा कार्य करता हूँ। वो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं और मेरे गुरु हैं। और जो ये कहते हैं, कहने वाले तो अनायासी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वाजपेयी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और राजनीति में जो भी कुछ स्थिति आज की डेट में कम है या ज़्यादा है, इसका आकलन तो जनता या आप लोग करते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में माननीय वाजपेयी जी का है। नहीं तो अक्सर कुछ ना कुछ बात रही होगी, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब अब आप उनसे अलग हैं या वो आप उनका विरोध करते हैं। लक्ष्मीकांत जी चुनाव लड़ते हैं शहर सीट से तो कमल दत्त जी दिखाई नहीं देते, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है और अक्सर देखा भी गया है। कुछ ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे इतने बड़े लीडर हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं वाजपेयी जी, उनका सब सम्मान करते हैं और उनकी बात के ऊपर सब आगे बढ़ते हैं और मैं भी बढ़ता हूँ। मिलना होता है वाजपेयी जी से? क्यों नहीं, लगातार मिलते हैं। आखिरी बार कब मिले थे? अभी उनसे बात भी होती रहती है हमारी। वाजपेयी जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। अगर हमारे से कोई काम ऐसा होता है कि जिसको हम नहीं कर पाते, तो हम उसमें अपने, जैसे कि माननीय सांसद जी हैं या हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं या माननीय वाजपेयी जी हैं, इन्हीं लोगों से कहते हैं, यही लोग आगे बढ़ा के हमारा काम करवाते हैं, हम कार्यकर्ता हैं। एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। ये कहावत आप पे पूरी तरह लागू होती है? नहीं, बिल्कुल। और ये इसमें भी उन्हीं सब लोगों की देन है। और कार्यकर्तागण जो लगे रहते हैं वो काम के कारण है, और काम की जो पद्धति है वो भी हमें हमारे बड़े लोगों ने सिखाई है। ऐसा क्या जादू कर रखा है अपने लोगों पे, मेरठ की जनता पे, कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे रैली निकालते हो और रैली के रूप में 5 से 10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, जो बड़े यहाँ के सांसद या विधायक लोग भी हैं इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते? नहीं, उसमें उन्हीं लोगों के आह्वान पर इस तरह की रैलियाँ निकलती हैं, उसमें भी हमारे बड़े लोग शामिल रहते हैं, उन्हीं के द्वारा उसको स्टार्ट किया जाता है। और ये भगवान की कृपा है कि 26 जनवरी, और देखिए ऐसा है नितिन जी, 26 जनवरी या 15 अगस्त एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हमें ये दिखाई देता है पूरे देश के अंदर कि ये दोनों दिन ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रभक्त नौजवान हैं वो सब आह्वान पर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और उसमें मुझे सौभाग्य है कि उसका जो तिल का हिस्सा मैं बनता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सर्व समाज एक है, सबका सम्मान करते हैं, तो ऐसा क्या है कि कमल दत्त को कि मुसलमानों से दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग आते हैं मुस्लिम काम के लिए और बहुत लोग का काम करते हैं। नहीं, अगर पिछले 10 सालों का इतिहास उठा के देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के राइट जब भी पैदा होने की स्थिति आई तो सबसे पहला नाम अगर वहाँ हिंदू नेता का हुआ तो वो कमल दत्त शर्मा का हुआ और मुसलमानों के विरोध में हुआ। नहीं, विरोध नहीं हुआ। ऐसा होता है कि ऐसे जो क्या नाम है, जो राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो भी हमारे हैं और राष्ट्र विरोधी हिंदू भी हमारा नहीं है। और जब ये स्थिति बनती है, देखिए मैं आपको बता दूं नितिन जी कि पिछले सालों में, अब तो माननीय योगी जी की सरकार है, अब सब समाज बराबर है,
सबको एक चश्मे से देखा जाता है। जब और सरकारें रही हैं तो उनका जो चश्मा था वो मुस्लिम तुष्टीकरण का था, जिसके कारण हमारे जो जहाँ पर हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उन्हें दिक्कत आती थी या उन पर हमले होते थे, तो उसके लिए अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम जाकर वहाँ खड़े होते थे कानूनन रूप से। पिछले 18 सालों में आप पार्टी में हैं। पिछले 18 सालों में मेरे ख्याल से हज़ारों मामले आप हिंदुओं की तरफ से गए होंगे। कितने ऐसे मामले थे जिसमें मुसलमानों का आपने साथ दिया और थाने में मुसलमानों के लिए आप खड़े हुए? मामले की बात नहीं है, बात तो ये है कि सही और गलत का आकलन। ऐसे भी बहुत सारे बिंदु होते हैं कि मान लिया आपने कभी ये देखा नितिन जी कि किसी कन्या के साथ मुस्लिम की कोई हुआ और हम उसके विरोध में चले गए? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम ऐसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं कि जिसमें हमें ये सिखाया गया है। लेकिन यहाँ उस समय की जो नितिन जी स्थिति थी वो बहुत उलट थी। उस समय अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। उन लोगों ने ही इस तरह का माहौल बना रखा था, जो सरकारें थी वो जो उनको मुस्लिम तुष्टीकरण में वो चलते थे, जिसके कारण इस तरह के हमले होते थे। देखिए अब जो स्थिति है, अब लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है इंडिया में। पूरे इंडिया में इस समय जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पूरे देश में कहीं गिना नहीं जाता था, आज वो पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है। इसका कारण माननीय योगी जी की सरकार, माननीय भाजपा, हमारे भाजपा की सरकार। तो आप ये देखिए ना, भाजपा की सरकार में एक जो कानून है, कानून सबसे ऊपर है और कानून तोड़ने वाले को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसकी जगह जेल है। ऐसा क्यों होता है हमारी राजनीति में? आपने अभी योगी जी के बारे में कहा, 1500 बसें प्रियंका गांधी जी बेचती हैं और उन्हें वापस कर दिया जाता है यूपी से। ऐसा है, जो बसें थी उनका आपने भी देखा होगा, उन बसों में बहुत सारे स्कूटर के भी नंबर थे, बहुत सारे 3 व्हीलर के भी नंबर थे। तो मैं किसी पे, ये राजनीति का समय नहीं है, इस समय एक हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी चीज़ को डिक्लेयर करके आप, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मैंने भी बहुत सारी बसें यहाँ से भेजी हैं, श्री राम पैलेस के बाहर से ही गई हैं, और मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं करा, उनके लिए भी इंतज़ाम करा होगा। ये प्रवासियों के लिए जो एक प्रदेश से या एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे या रहते हैं, उनके लिए थोड़ा कष्ट का समय था। उस समय जब वो शुरुआत हुई तो 2-4 दिन का ये माहौल रहा। 2-4 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा मामला संभाल लिया, और संभालने के बाद कहीं आपको नहीं दिखा होगा, हमारी बसें भी चली, हमारी ट्रेनें भी चली। और क्योंकि मुझे इसमें मौका मिला था अपने माननीय सांसद जी की तरफ से उन लोगों की सूची बनाने का जो यहाँ पर प्रवासी थे, तो इसलिए मुझे उसकी पूरी जानकारी है अपने शहर की। वर्तमान में किस पद पे हैं आप भाजपा में? मैं इस समय किसी पद पर नहीं हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं भाजपा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का मंत्री रह चुका हूँ, महानगर भाजपा का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, महानगर का महामंत्री रह चुका हूँ, बीजेपी यूथ का 2 बार यहाँ मेरठ का अध्यक्ष रह चुका हूँ, भाजपा युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष रह चुका हूँ, वार्ड का अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो पुलिस वाले, प्रशासन थर-थर काँपता है कमलदत्त शर्मा के फ़ोन पे, और अक्सर हमने देखा है कई वीडियोज़ में और फ़ोन पे भी कि आप धमकाते हुए, गाली देते हुए प्रशासन को हिला रहे हो। तो ऐसा क्यों आप करते हो? और ये लाइमलाइट में आने के लिए, या मतलब एक्चुअल में आप इतना पीड़ित की दिक्कत को महसूस करते हो कि आप खुद ही पीड़ित बनने की कोशिश करते हो? ऐसा है, देखिए गाली का तो कोई हमारी पार्टी के अंदर कोई किसी तरह का खाना ही नहीं है। गाली देने वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है और धमकाने की भी बात बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा नितिन जी आपसे, अगर कोई पीड़ित आपके पास आता है या मेरे पास आता है, उसकी पीड़ा, ये भी हमारे गुरु जी का कहना है कि उसकी अगर पीड़ा आपके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई और उसका आक्रोश जो है या उसका दर्द आपके अंदर से नहीं छलका, तो आप एक अच्छे सामाजिक नहीं हो सकते। अगर किसी की पीड़ा आपके अंदर आ जाएगी और किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा, तो वो आक्रोश आपके अंदर आएगा और आना भी चाहिए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारी बात कहने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन हमारी बात गलत नहीं हो सकती। बसपा का शासन रहा, सपा का शासन रहा, और लगातार आप विरोध करते रहे कमेले को लेकर। आज आप जहां बैठे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर कमेला आज भी चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी का या भारत का सबसे बड़ा कार का मेला होगा। मतलब अब तो सरकार योगी जी की है, सेंट्रल में मोदी जी हैं, तो कब तक ये कमेला कारों का बंद हो जाएगा? देखिए ऐसा है नितिन जी, आपने ये बात इसलिए कही कि पूर्व का जो आपका जो अनुभव है वो ऐसी चीज़ बताता है, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति जो हर एक थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है,
आप उसका पता कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल की चोरी पिछली सरकारों में डेली कितनी होती थी। देखिए, एकदम किसी चीज़ को रोकना, मैं भी ये नहीं कहता कि इस पर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम ख़त्म नहीं करा जा सकता, क्योंकि पुलिस का भी एक अपना क्षेत्र है, काम करने का एक तरीका है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ नितिन जी, अगर उस समय पर मेरठ के अंदर 60 या 70 या 80 मोटरसाइकिल चोरी होती थी, तो आज मेरठ में आपको पता चलेगा 1 या 2 मोटरसाइकिल भी चोरी नहीं होती। तो जब चोरी नहीं होती तो कटेगी कहाँ से? तो कार कमेले की बात नहीं है, वो कहाँ से चोरी कर ला रहे थे और यहाँ पर दे रहे थे, जो इनकी लोगों के एजेंट थे। लेकिन जब कोई चोरी नहीं हो रही तो कटेगी कहाँ से? अच्छा, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि छोटी सी मजदूरी करने वाला आज लाखों की करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। तो उन लोगों को आप किस तरह का जवाब देंगे और क्या सच्चाई है? क्या इसमें वाकई में कोई सच्चाई है? जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सच्चाई सारी है कि अगर कोई आदमी मजदूरी करता है तो उसे क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं आपको बताऊं नितिन जी, मैंने हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ का मैं प्रधान भी रहा हूं। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि खंदक बाज़ार में मैंने 300 रुपये महीने की नौकरी करी है। मात्र 12 साल की मेरी उम्र थी, सन 86-87। और उसके बाद मैंने वहाँ की चद्दरों की सिलाई करी है। मैं लोगों के लिए चाय लाया हूँ, लोगों की दुकान की मैंने झाड़ू लगाई है, लोगों की दुकान मैंने सफा करी है और लोगों की दुकानें खुली हैं। और उसके बाद रही बात मजदूरी की, मैंने लोगों के थान खोले हैं, गांठ बांधी है, ठेला चलाया है। और उसके बाद मैं उसी बाज़ार में एजेंट बना हूँ। खंदक बाज़ार कहीं गया नहीं है, यहीं मौजूद है और वो दुकानदार भी यहीं मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल उस बात को नहीं हुए हैं। और ठेला चलाया, उसके बाद मैं एजेंट बना, उसके बाद मैं उसी बाज़ार का दुकानदार बना और उसी बाज़ार में मैं वहाँ का फैक्ट्री ओनर बना और मैं उस बाज़ार का प्रधान भी बना। तो ये सब चीज़ें कहना कि मैं 300 रुपये महीना से लगा और एकदम प्रधान बन गया, उसके बीच का जो मेरा संघर्ष है वो भी तो देखना चाहिए। मुसलमानों को कब गले लगाएंगे? मुसलमानों को गले लगाने की ज़रूरत ही नहीं, आते हैं काम के लिए, जो आते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो लोगों के मन में इतना खौफ क्यों है? मुसलमानों के मन में इतना खौफ क्यों है आपको लेकर? कोई खौफ नहीं है, ये सब ऐसी बातें होती है। खौफ क्या, देखो ऐसा हम तो साधारण ज़िंदगी जीने वाले आदमी हैं, इसमें खौफ की कहीं बात ही नहीं है। और जहाँ तक बात यह है कि हमारे लोग हमारे साथ में हैं और उनकी कोई समस्या होती है आते हैं हमारे पास। जब 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो रोज़ाना व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके विरोध जताया करते थे पेट्रोल डीजल की कीमतों का। 180 रुपये प्रति बैरल उस टाइम पे कीमत थी, इंटरनेशनल रेट, और आज 40 रुपये प्रति बैरल है। और गैस का सिलेंडर ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, सब चीज़ों की कीमत जो है आसमान पे। जबकि आज जो पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत 25 से 30 रुपये होनी चाहिए थी इंटरनेशनल रेट के हिसाब से। और 2014 से पहले हम देखते थे कि सड़कें बंद हो गई, बाज़ार बंद हो गए, और आज आपकी सरकार है और आप इस बारे में क्या राय देंगे, क्या बात बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात, आपने जो सवाल करा है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता को सच्चाई का पता लगना चाहिए। स्थिति यह है कि पेट्रोल डीजल की आपने बात करी। देखिए नितिन जी, पेट्रोल डीजल की आप बात कर सकते हैं इस समय की स्थिति के हिसाब से जो माहौल है, लेकिन क्या आपने ये देखा कि दूसरी सरकारें जो थी वो कितने किलोमीटर रोज़ सड़क बनाती थी और हमारी सरकार कितने किलोमीटर सड़क बनाती है? क्या आपने ये देखा कि गैस का सिलेंडर जिस पर ब्लैक मार्केट शुरू हो जाती थी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का और कालाबाजारी का चोली दामन का साथ रहा है, क्या हमारे किसी बंदे पे, हमारे किसी माननीय मंत्री पे कोई आपने एक पैसे का कहीं दाग देखा पिछले 6 वर्ष के हमारे भाजपा के शासन में? और अब ये पेट्रोल डीजल, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं, वो वाली बात वो नहीं कह रहे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं और जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और इस समय की जो स्थिति है, जो ये काल चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारी सरकार के साथ है हर स्थिति में। महानगर अध्यक्ष हैं मुकेश सिंघल जी, कोरोना कहर में उनके पीएसओ, उनके फादर की मौत हो जाती है और भाजपा कई गुटों में नज़र आता है। और बड़ी दुख की बात है, जब एक आम आदमी की आप बात करते हैं, जो भाजपा के पीएसओ थे उन्हें नहीं बचा पाए, उनके फादर को नहीं बचा पाए, वो फैसिलिटी नहीं दे पाए, और उसमें कई गुट बट गए थे और गुटबाजी हुई थी। उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा? हाँ भाई साहब, कोई उसके अंदर गुटबाजी नहीं हुई। पूरी भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिन से ही विभांशु वशिष्ठ के परिवार के साथ रही है और आज भी है। और माननीय महानगर अध्यक्ष जी जो थे हमारे, वो उस समय खुद क्वारंटीन थे,
क्योंकि उनके साथ में ही वो लड़का रहता था। तो उनका ये तो ऊपर वाले की कृपा रही कि इतना साथ रहने के बावजूद भी हमारे मुकेश सिंघल जी नेगेटिव आए। नेगेटिव आने में क्योंकि साथ में थे इसलिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया और वो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे। इस बीच में ये बहुत एक दुखद घटना हुई है। इस घटना को किसी भी तरह की राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है और हमारे महानगर अध्यक्ष जी और हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, माननीय सांसद जी, माननीय वाजपेयी जी, माननीय अश्वनी त्यागी जी या हमारे विधायक गण सत्यप्रकाश जी आदरणीय और माननीय सोमेंद्र जी, सब लोगों ने उनके लिए स्वास्थ्य विभाग में बात करी थी, अच्छे से अच्छे इलाज की बात करी थी और उसके बाद जो उनकी माता और भाई थे उन्हें नोएडा भी भेजा गया था इलाज के लिए। आज वो स्वस्थ होकर अपने घर पे हैं दोनों। लेकिन विभांशु वशिष्ठ का और उनके पिताजी का पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक एक आदमी को बेहद दुख है। गुट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीपक शर्मा कुछ पोस्ट करते हैं भाजपा के खिलाफ इसी मुद्दे पर। आपने शायद पढ़ा होगा या देखा होगा, आपने भी देखा होगा ना? नहीं, कोई पोस्ट नहीं करी किसी ने। वो बाद में डिलीट कर दी गई थी। नहीं, कोई डिलीट नहीं करी गई, कोई पोस्ट ही नहीं करी गई इस विषय में। भाई साहब, ये जिसने बताया गलत बताया। कोई किसी तरह की पोस्ट ही नहीं करी गई। सब लोग उसके पूरे परिवार में पूरी तरह से साथ हैं। अच्छा, पूरी दुनिया, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पूरी दुनिया एकदम इस तरह से लॉक हो जाएगी और कोरोना काल में तरह तरह के कोरोना वॉरियर्स निकल के आए। इस कोरोना काल में आपने लोगों को किस तरह की मदद पहुंचाई पार्टी द्वारा और अपने द्वारा? पार्टी ने तो सारा ही काम करा है हमारी और हमने जो करा है, हालांकि नितिन जी कोई भी बात जो इतने भी करी है उसको कहना एक अपनी बात को ही एक आगे बढ़ाने वाली बात होती है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, मैं सेवा भाव में विश्वास रखता हूँ। मैंने अपने हाथ से मास्क बनाने शुरू करे और बनाने के बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि कभी कभी किसी भी ऐसी स्थिति को अवसर में कैसे बदला जाए, तो अवसर में बदलने का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब उन्होंने कहा तो मैंने मास्क वितरण के लिए मास्क खुद अपने हाथ से, क्योंकि मैंने चद्दरों की कटिंग भी जब करी थी तो मुझे वो पुराना अपना समय याद आ रहा था, तो मैंने थान में से चद्दर काट कर मास्क बनाने शुरू करे, थान में से टुकड़े काट कर। और उसके बाद जो मास्क बांटने शुरू करे तो बांटने में कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क करा कि आप ये मास्क कितने का दोगे। तो मैं तो उसको वितरण, शुरुआत जो मैंने करी थी वो लोगों के वितरण के लिए करी थी। लेकिन जब हमारे कुछ व्यापारी जो हमारे से बेडशीट खरीदते थे उन्होंने मेरे से संपर्क करा तो मैंने कुछ प्रॉफिट रखकर अपना मिनिमम मैंने उन्हें रेट बताई, तो उन्होंने मेरे से उसका ऑर्डर देना शुरू कर दिया और मैंने उसे वो बनाना शुरू कर दिया। कुछ को मैं अपने वितरण करता था शुरुआत में और उसके बाद कुछ जो बनते थे मैं बाहर को सप्लाई कर देता था। तो वो इस तरह का काम चला कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लाइन है ये इस तरह की लाइन है कि इसको भी अवसर में बदलना। उसके बाद जब उन्होंने वो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी तो बैंकों ने हमें फ़ोन करा, जिस बैंक में हमारी लिमिट थी, कि आप अपनी लिमिट को 20% बढ़ा सकते हैं और उसके शुरू के साल में सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना है, उसके बाद 3 साल की आपको किस्त देनी है, उसका ब्याज भी पहले से कम है। तो ये एक इतना बड़ा अवसर मेरे लिए बना कि मैंने वो 20% भी वहाँ पर जाकर अपना ले लिया और लेने के बाद मैंने कुछ सिलाई की मशीन लगा दी नितिन जी। तो जिक जैक का जो ये क्या नाम है मास्क है ये मेरे यहाँ बन रहा है और अब 10 या 15 हज़ार रोज़ बनते हैं और मेरी 10-15 हज़ार की सप्लाई है और मैं जनता की सेवा भी कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। तो मोदी जी का जो नारा था लोकल वोकल, वो आपने पूरा कर दिखाया पूरा। और ऐसा है ना, मोदी जी की जो बात है आज अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वो उससे कई साल पहले पहुँच चुके होंगे, तो इतना तो गैप है ना। लेकिन उनकी कृपा से आज मेरा अपना जो उन्होंने स्कीम दी थी, एक स्कीम माननीय योगी जी ने दी थी, एक शहर एक उत्पाद स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरे यहाँ फुटबॉल की सीट का कपड़ा बनता है तो मैं फुटबॉल की सीट का कपड़ा सप्लाई करता हूँ, तो उसमें भी मेरा चयन हुआ था, उसमें मुझे सब्सिडी वाला लोन मिला था। तो इसमें भी माननीय योगी जी की कृपा मेरे ऊपर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, और दूसरे लोन में भी मेरे ऊपर रही है। और आज मेरे 10-15 हज़ार मास्क जा रहे हैं तो मेरा अपने छोटे भाई, मेरा परिवार और हमारे बहुत सारे ऐसे कारीगर और ऐसी माताएं बहनें जो हमारे इसके मास्क सिल रही हैं, जो लोग अपने 2 वक्त के भोजन के लिए पैकेट लेने लगे थे आटे के और सामग्री के, वो लोग अब हमारे मास्क सिलकर जब से नितिन जी हमारे से पैसा लेकर अपनी सामग्री खरीद रहे हैं घर की। तो आखिर में 2 लाइनें हमारे जय भीम टीवी चैनल के बारे में आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं, नितिन जी आप अगर इतनी दूर से है तौबा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे मेरठ और देहरादून या आपने और भी कहीं चैनल लगा रखे हैं और आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और उसके बावजूद वैसे ही कोई आपके बारे में कह दे, लो जी कल तक स्कूटर पर घूम रहे थे या मोटरसाइकिल पर और आज लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो आपके बीच का उस कार्यकाल का संघर्ष भी देख लें तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बारे में मैं 2 लाइन कहता हूं कि चला है सिलसिला कैसा,
चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, और तुम्हें दे दिया हक किसने दियों के दिल दुखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपका। आज आपने अपने बारे में मेरठ की जनता को बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि लोग तरह तरह की बातें आपके बारे में करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद नितिन जी, आपकी पूरी टीम का। आप मेरे यहाँ तक आए, आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरे से आपने वार्ता करी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी पूरी जय भीम टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे मेरठ से हमारे साथ कमल दत्त शर्मा, जिन्होंने हमेशा मेरठ में कमल को कमज़ोर नहीं होने दिया। जय भीम टीवी के लिए नितिन गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव कवरेज।